हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल iOS प्रिंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2016 का पेपर, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे और अब मैं कंटिन्यू करूंगी 101 से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? ये हुआ था 27 मार्च 2016 को। 27 मार्च 2016 को ये लगा था और 11 मई 2016 तक ये चला था। तो कितने दिन? 46 दिन। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? तो हरीश रावत जी की सरकार थी। कौन से पार्टी से थे वो? तो कांग्रेस पार्टी से थे वो। तो ये आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो थारू यूपी, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोयंक केरल, टोडा तमिलनाडु। तो जो थारू सही है, यूपी, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोयंक, जो कोयंक है वो केरल की जनजाति नहीं है। कोयंक जो है वो है नागालैंड की जनजाति, नागालैंड। और टोडा तमिलनाडु की है। तो अगर हम इसके आंसर के बात करते हैं तो कोयंक जनजाति नागालैंड में निवास करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2014-15 की अवधि में किस राज्य को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, लेकिन ये क्या पूछा है? 2014-15 के हिसाब से पूछा है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। तो 2014-15 की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी हरियाणा की सर्वाधिक। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो गोवा की सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति आय। आगे चलते हैं। मनोदय काव्य की रचना की थी, किसने की थी मनोदय काव्य की? तो मनोदय काव्य की रचना की थी भरत कवि ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुल कितने वर्ग हैं? अब इसमें आपको पता होना चाहिए कुल कितने वर्ग हैं। तो अगर मैं वर्ग बनाती हूँ ऐसे करके, ये देखो 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, 8 हो गए, फिर से 1 2 3 4, तो ये हो गए 12। और जो ये पूरा बन रहा है 13, ये पूरा बनेगा 14 और ये पूरा बनेगा 15। इसका मतलब जो वर्ग हैं वो कितने हैं? टोटल है 15। इतना आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा कहते हैं, अंधेरे को रात कहते हैं, रात को धूप कहते हैं, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? वैसे हम रात को सोते हैं और रात को क्या कहा गया है? रात को कहा गया है धूप। तो इसका आंसर क्या है? धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एन और एक्स का भाई है। जो के है एन और एक्स का भाई है। हमें ये नहीं पता कि ये भाई हैं या बहनें हैं, ठीक है, ये बहनें हैं या भाई हैं। तो के तो भाई है, ये भाई है। वाई जो है वो एन की माता है, ये वाई, वाई क्या है? माता है। और जेड के का पिता है, जेड जो है, जेड के का पिता है, फादर हो गए। अब वाई जेड क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? के जेड का पुत्र है, ठीक है, के जेड का पुत्र है, ये समझ में आता है, ये सही हो गया। वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, सही है। एन सदैव एक्स का भाई है, एन सदैव एक्स का भाई है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक बात तो नहीं करवाई ना क्लियर की ये बहन है या भाई है, तो इसका मतलब ये वाला उत्तर गलत है। तो ये कथन सही नहीं है, ये बताना था। तो एन सदैव एक्स का भाई है, व्याख्या के अनुसार भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी, अब शिवानी जी की बात हो रही है यहाँ पर कि 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर है। अब शिवानी की बात है, ये कहाँ है? ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब 6 स्थान कहाँ है? बाईं है, बाईं मतलब लेफ्ट है, 6 स्थान। फिर क्या है? बाएं से उसका स्थान, और तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। अब बाएं से उसका स्थान कहाँ जा रहा है? 8वां हो जा रहा है। तो
यहाँ पे बाएं से 8वां कर लो। अब देखो बाएं से 8वां, दोबारा से पढ़ो। 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी मूलतः अपने स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है और बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा? अगर बाएं से शिवानी का मूल स्थान की बात करें, 8 और 6 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 14 हो जाएगा। ये 14वें स्थान पर है। उर्वशी का मूल स्थान बताना है। उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा? यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से चौथा स्थान है तो 14 में 4 स्थान ऐड कर दो। 14 और 4 18 हो गया। 18 और टोटल लड़कियां कितनी हैं? 30 हैं। 30 में से 2 बार हमने शिवानी को ऐड किया है तो माइनस 18 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 13वां। तो इसका आंसर क्या है? 13वां है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इन्हीं के मेथड से। बाएं से शिवानी का मूल स्थान 8 और 6 जोड़ा 14 हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कि शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकी है। तो बाएं से उसका स्थान 8वां है, तो 8 और 6 14। और उर्वशी के दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी ओर है? तो 4 उसने ऐड कर दिया, तो 14 और 4 18 हो गया। यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो क्या आया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 109 क्वेश्चन है। चलो ये है क्वेश्चन, लुप्त संख्या निकालनी है। अब देखो HIJKL +4, L के बाद MNOP +4, फिर QRST, यहाँ पे T है, T वाला कौन सा है? ये है। तो इसका आंसर क्या है? TRO। एक बार आप भी चेक कर लो आंसर क्या है। थर्ड वाला है, देखो ये लिखा है TRO। +4 +4 +4, H में +4 करा L, L में +4 करा P, P में +4 कर दिया T। ऐसे ही F में +4 करा J, J में +4 करा N, N में +4 करा R, C में +4 करा G, G में +4 करा K, K में +4 करा O। इतना आपको समझ में आया? अब देखो एक श्रृंखला दे रखी है, उस श्रृंखला में देखो B C D, C यहां कर लो, C D E F G H I J, मतलब J वाला है। अब J किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। Q दोनों में है, तो लास्ट वाले को तो रहने ही दो। 2 और 3 5, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा। 2 2 4 और 1 5, 5 2 10 +2 12, ये बना है। 12 2 24, 24 और 3 27, 27 इंटू 2 54, 54 और +4 54, 27 और 2 क्या हो जाएगा? 27 2 54, 54 में हम 4 ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 58। तो मेरा आंसर क्या आया? 58। चलो ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। अब मधु ने क्या कहा? वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। ये भुवन है, इशारा किसे कर रहा है? मधु ने। इस भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, मधु ने इशारा किया वह मेरे पिता का, अब यहाँ पे इनके पापा हैं, पिता का इकलौता बेटे का, इकलौता बेटा मतलब इसका भाई होगा, यहाँ पे एक्स मान लो, का बेटा है, ठीक है, ये बेटा हो गया। तो कैसे भुवन की माँ मधु से संबंधित है? तो जो भाई की वाइफ क्या होगी? भाभी होगी। इसका आंसर आया भाभी।
इतना समझ में आया? देखो ये है इसका आंसर, इसमें दे रखा है, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। त्रिभुज दे रखे हैं, लुप्त संख्या निकालनी है 6, 8, 12। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैं 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालूं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 और 2 इक्कम 2, तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसमें 24 आ रहा है इसके बीच में, ये देखो यहाँ 24 लिखा है। ऐसे ही 4, 6, 3, 4, 6 और 3, तो 3 इक्कम 3, 3 दूनी 6, 4 ऐसी है, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 आ गया। ऐसे ही अब देखो 5 और 7 विषम संख्या हैं और दोनों अलग ही हैं, तो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, इसका आंसर आएगा 70। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 113 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, अगर हम 4 और 2 को प्लस कर दे, 4 और 2 6, 6 में गुणा कर दे 2 की, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 30 दूनी 60, तो आंसर क्या आया? 60। आया समझ में? चलो, अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की। 6 किलोमीटर देखो यहाँ चला, उसे जब वो इधर को पूर्व की दिशा को चलने लगा तो उसे लगा कि वो गलत चल रहा है, तो वो वापस यहीं पे आ गया। और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर वो वापस घूमा और पश्चिम, तो 6 तो ये चल गया और 6 यहाँ पे चला गया, तो पूरा हो गया टोटल 12 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर जब वो घूमेगा तो ऊपर की ओर घूमा, जब ऊपर की ओर घूमा तो कितनी चला? 8 किलोमीटर चला। दूरी तय की उसके घर कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है? अब देखो यहाँ तो ये वापस आ गया 12 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये बना इसका डायग्राम। अब इसमें अंडर रूट कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, एंड ऐड करोगे तो 100। एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू है ये, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इसमें 10 किलोमीटर ये चलता है, तो इसका आंसर आप टिक करोगे 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का था ये? 117। अब चलेंगे 118 नंबर के क्वेश्चन में। एक मिनट, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लुप्त संख्या निकालनी है। लुप्त संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो 7 और 3 को ऐड करेंगे, 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 5 और 2 7, 7 में से 1 के माइनस किया 6, 6 और 1 7, 7 में से 1 माइनस किया तो 6, आंसर क्या आया? 6। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड में BREAKTHROUGH को EAOUHRBRGKST लिखा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो पहले नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अगर हम चेक करते हैं इनमें, तो BR 1 2, जो BR लिखा है यहाँ पे, BR कहाँ पे है? इसमें भी नोट 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 8 में लिखा है बी आर, तो हम क्या करते हैं डी आई को यहाँ लिख लेते हैं डी आई। जहां पर डी आई 7 8 नंबर पे है वहीं उसी वाला वही आंसर होगा। अब देखो डी आई यहाँ पे दिख रहा है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो समझ में आया आंसर कि इसका ये आंसर होगा। एक बार इसके नोट में देख लेते हैं, व्याख्या में चलते हैं। देखो इन्होंने भी ऐसी करा है, बी आर को बी आर के साथ मिला दिया, ई ए को ई ए के साथ मिला दिया और ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब ऐसे बना लो डायग्राम। और अगर एक व्यक्ति का मुंह कहाँ है, इस साइड है, पश्चिम की ओर है और पश्चिम की ओर है 45 डिग्री 45 डिग्री वो घूमेगा। तो अगर 45 डिग्री घूमेगा तो 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा, ऐसे में देखो, मान के चलो ऐसे में हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री वो घूमा, उसके बाद तो 45 डिग्री ये घूमता है, उसके बाद क्या बोला है 180 डिग्री ये दक्षिणावर्त घूमता है। तो ये जहाँ पर है वहां से दक्षिणावर्त हम चेक कर लेते हैं। 180 डिग्री ये यहाँ से घुमा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। फिर क्या कहा यहाँ पे, फिर बोला है कि 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। 315 डिग्री वामावर्त की बात करते हैं तो वामावर्त फिर वापस चलेगा, ये यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो वो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, इतना आया समझ में। 18 क्वेश्चन में चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। चलो इसे देखते हैं। यदि एक संख्या मैंने मानी x, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 कितना है 15 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x 4 3 12 बराबर 15। 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 और 12 एकम 12 और 6 18, तो 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 180 आ गई। इतना समझ में आया। अब 180 का 3/10वां भाग पूछा तो 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54, तो इसका आंसर आया 54। इसका आंसर डी होगा। देखते हैं आंसर, देखो 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता है और घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा। अब इसकी बात करते हैं, घंटे की सुई। अब एक घड़ी है तो घड़ी में 360 घूमती है, 360 डिग्री। ठीक है, 5 घंटे, क्या बोला 5 घंटे 5:10, 5:10 मतलब 5 सही 10/60 हावर हो गया। यह हुआ। अगर इसे हम 6 पंजे 30 30 में ऐड करते हैं, 6 पंजे 30 हो गया और यह हो जाएगा 310/60 मतलब 31/6। यहाँ पे लिख लेते हैं 31/6 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। अब क्या है कि 12 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे शुरू हुई थी मतलब 360/12 गुणा, अब ये 31/6 है तो 31/6 आ जाएगा। अब 6 छिंग 36 हुआ, ये 60 हुआ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, ये आया। अब 5 की गुणा 31 में करते हैं। अब 5 की गुणा 31 में
5 एकम 5 और 5 दिया 15, कितना आया 155 डिग्री। एक बार आप भी चेक कर लो। ये है घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण है 360, जो कि बताया था मैंने आपको। घंटे की सुई द्वारा घंटे में बनाया गया कोण है 5 सही 10/60। तो पूरे कितने हावर होते हैं 360 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 31/6। आंसर आया 155 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है 36 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में क्या अंतर होगा। अब मैंने अगर लेट करेंगे कि माना जो दो नंबर है वो है हमारा एक दो अंकों की संख्या की आपस में स्थिति बदलने पर, एक मान लो 10x प्लस y है, ठीक है, और दूसरा है 10y प्लस x। अब अंतर की बात करी है, अंतर मतलब ये माइनस हो जाएगा, और अंतर के बाद क्या है, अंतर कितना है 36 है। तो अब पहले माइनस कर देते हैं दोनों को, माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला भी क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10x में से x माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9x, माइनस 10y से प्लस y माइनस करेंगे 9y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 36। इतना आया 9। अब इसमें कॉमन आ जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 36 आया, x माइनस y इक्वल टू 4। 9 कॉमन लेके 36 को 4 बार कैंसिल कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। आया समझ में। इसमें देखिए माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस y है, इनका अंतर हो जाएगा ये, और x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 4। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.69 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.39 माइनस 1.69। अब देखो आपने अगर देखा होगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इतना पता चला। अब 2.39 माइनस 1.61 एंड 2.39 प्लस 1.61 इतना आया, ठीक है, डिवाइडेड। अब 9 में से 1 गया 8, और 16 में से 13 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो 7, तो ये आ जाएगा 0.78। इसे माइनस करेंगे 9 में से 1 8, और 16 में से 13 में से 6 7। एक बार इसे यहां चेक कर लो, ये देखो 2.39 माइनस 1.61 डायरेक्टली कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ जाएगा। ऊपर इसमें क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे 3.39 लिखा है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 2.39 है। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 0.75 रेशियो x डबल रेशियो 5 रेशियो 8, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ये है 75/100 मान लो इसे, और इसे मान लेते हैं 1/x, और यहाँ 5/8। अब इसे कैंसिल करते हैं 5 से, 5 × 5 6 7, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 4 2 = 8, 4 5 = 20। अब इधर आ जाएगा 3 2 = 6/5, कैंसिल करेंगे तो 1.20 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में।
ठीक है, आगे चलते हैं। एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित होने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं 22 विद्यार्थी की औसत आयु, औसत में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 462। अब क्या हुआ कि इसमें हमने क्या कर लिया कि शिक्षक की आयु प्लस कर दी, तो कितने लोग हो गए, 22 से हो गए 23 हो गए। और इसने बोला कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि, औसत आयु 21 थी तो यहाँ हो गई 22, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 22 यहाँ 66 का 6, 22 दूनी 44, ऐड करेंगे तो 50, 506 आ गया। 506 में से 462 माइनस कर दो, 462 माइनस करेंगे तो कितना आया, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है। अब देखो, कुछ मुर्गी और कुछ गायें हैं। मुर्गी हो गई x, मुर्गी और गाय, मुर्गी के सिर हो गए x और गाय के सिर हो गए y, और उनके सिरों की संख्या है 48, 48, और पैरों की संख्या तथा पैरों की संख्या 140 है। अब मुर्गियों के पैरों की संख्या है 2x और गाय के पैरों की संख्या है 4y, और क्या बोला 140 के बराबर है, तो ये हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2 का डिवाइड दे दिया मैंने, तो 2 हमारे पास वो बच गए, 2 आ गए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कैंसिल करते हैं। x से गया x, 2y में से y माइनस करेंगे तो माइनस y, और 70 में से 48, 10 में से 8 गए 2, और 10 में से 8 गए 2, और 4, 5, 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 माइनस का। ठीक है, अब इसे हटा देंगे। अब निकालेंगे x की वैल्यू। हमें क्या पूछी है, मुर्गियों की संख्या पूछी है। तो मुर्गियों की संख्या 48 में से 22 माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो ये मुर्गियों की संख्या हो गई 26। तो आंसर आया 26। इन्होंने दूसरे मेथड से करा है, देखो ये है 26। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, यदि a का 20% b के बराबर है, तब 20 का b% निम्न में से किसके समान है। अब क्या बोला वो समझ लेते हैं। ए का 20% की बात करते हैं तो ए का 20% मतलब 20/100, मतलब क्या हो जाएगा a/5, a/5 हो गया। तो b के बराबर है, मतलब b इक्वल टू a/5। ठीक है, लिखो b इक्वल टू a/5, ये आया। तब 20 का b% निम्न में से किसके समान है। तब b का ना, तो b का मतलब b की वैल्यू b का 20%, 20% मतलब ये 20/100। b की वैल्यू क्या है a/5, और 20×100 मतलब 1/5, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, ये होगा a/25। ठीक है, a/25 का मतलब अगर मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौक 100, तो ये a के 4% के बराबर होगा, क्योंकि हमें परसेंट निकालना था। देखो इन्होंने ऐसे ही करा है कुछ, b की वैल्यू बता दी, पुट करी b की वैल्यू, देन इसका a का 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महेश ने जीतने में 20 अंडे खरीदे, उतने में उसने 18 अंडे बेचे। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बताना है। अब ये देखते हैं, महेश ने, हम माने कि जो महेश ने क्या किया, x रुपए में 20 अंडे खरीदे, उसने 18 अंडे बेचे। एक अंडे का क्रय मूल्य, एक अंडे का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। x में 20 अंडे खरीदे थे, x में, तो क्रय मूल्य CP, तो ये हो जाएगा x/20। और फिर क्वेश्चन क्या है कि उसने 18 अंडे बेचे, 18 मतलब ये बन गया विक्रय मूल्य, तो SP मतलब x/18। अगर हम वैल्यू निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, x/18 माइनस, देखो है यहाँ पे कर लेते हैं, x/18 माइनस x/20 इक्वल डिवाइडेड बाय SP माइनस CP/CP इंटू 100, फॉर्मूला होता है ना, x/20 इंटू 100। ठीक है, अभी क्या है, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे माइनस करने में 20 और 80 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 अलग है, 10 अलग है, तो 9 दूनी 18 धाम 180, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ लिखो 180, 18 धाम 180, तो 10x माइनस 20 में 180 की करेंगे 9x, तो 10 में से 9 गए 1, मतलब x/180। यहाँ लिखो x/180 डिवाइडेड बाय x/20 इंटू 100। अब ये 20 यहाँ चला जाएगा, तो 20 इंटू एक्स और 180 इंटू एक्स इंटू 100। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 20 बन जा 20, 29 जा 18, मतलब 180। तो इसमें आया 100 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9%। तो इसका आएगा 11, ये वाला डी ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या। माना महेश ने x रुपए में 20 अंडे खरीदे, CP निकाल दिया x/20, SP निकाल दिया x/80। अब फॉर्मूला होता है SP माइनस CP/CP इंटू 100। तो ये वैल्यू पुट करा के इसका आंसर क्या आ गया, 11, 1/9%। क्वेश्चन है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, एक आदमी है, एक उसकी पत्नी है, उनके 4 बेटे। अब इनके क्या है, 4 बेटे, ये 4 बेटे, 1 2 3 4, 4 बेटे, और उनकी 4 पत्नियां, 1 2 3 4 पत्नियां। परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे, तो परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे, प्रत्येक बेटे के 3 बेटे, 4 बेटे हैं, तो प्रत्येक बेटे के 3 बेटे मतलब 12 बेटे, 4 3 12। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो 12 तो ये हो गए, 13 14 15 16 और 1 17। तो इसका आंसर क्या आया, 17। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 128 नंबर के। रमन ने रुपए 12,000 प्रतिवर्ष 10.5% की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर उधार लिए, जबकि राहुल ने उतनी ही धनराशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए।
किसने ज़्यादा धनराशि दी और कितनी अधिक दी। तो रमन की बात करते हैं, रमन द्वारा दिए गए, तो रमन द्वारा दिए गया ब्याज P इंटू आर इंटू टी फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखना। तो प्रिंसिपल हो गया 12,000, रेट कितना था, रेट था हमारा 10.5 और दर थी 3। 100 से डिवाइड दिया, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने में क्या आया 3780। ये रमन द्वारा हुए। रमन द्वारा चुकाई गई कुल धनराशि, तो जो 3780 आया है प्लस में क्या कर दिया 12,000, तो कितनी धनराशि चुकाई थी 15,780। नेक्स्ट है राहुल द्वारा चुकाई गई धनराशि। अब राहुल की बात हो रही है, तो P इंटू फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपन 100 की पावर n, तो 12,000 P बन गया प्रिंसिपल, 10 दर है और n 3 साल के लिए दिए थे, तो 3 इसमें n हो गया, साल हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10 अरे 11/10, 3 बार मल्टीप्लाई हो गई। जब ये कैंसिल करा 1 2 3 1 2 3, 11 की मल्टीप्लाई 11 में 1 2 1, 1 2 1 की मल्टीप्लाई 1 11 में, तो 1331, आंसर आया 15,972। अब एक हमारे रमन ने जो पैसे खर्चे थे, जो रेट था, और जो राहुल द्वारा चुकाई गई धनराशि थी, दोनों की धनराशि को हमने क्या कर दिया माइनस किया, तो हमें पता चलता है कि 192 रुपये ज़्यादा राहुल ने चुकाए थे। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित भी क्वेश्चन आप करेंगे पेपर में, तैयारी करते रहें। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। जो पापा और बेटा है उसकी आयु के मध्यमान क्या है 27 वर्ष है। 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो पिता और उसके पुत्र की कुल आयु क्या है, मध्यमान मतलब 27 है, तो 27 दूनी 54, ठीक है। पुत्र की आयु की दोगुनी है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है, ठीक है। तो वर्तमान आयु 54 माइनस x हो जाएगी, ठीक है, और दुगनी बोला था तो x प्लस 18, 54 माइनस x प्लस 18, ठीक है, दोनों में जुड़ेगा 1800, ठीक है। तो ये 2x 18 दूनी 36, 54 माइनस x प्लस 18। अब 2x को x से ऐड कर देंगे 3x इक्वल टू 36, और x की वैल्यू हो जाएगी 12। पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 54 में से 12 घटा देंगे, 54 में से 12 घटाएंगे तो क्या आया, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 42, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष। चेक कर लो, पिता और उसके पुत्र की कुल आयु कितनी है 54 वर्ष है, माना पुत्र की आयु x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 54 माइनस x। क्वेश्चन के अनुसार ये दुगनी थी, तो 2x प्लस 18 एंड 54 माइनस x प्लस 18, सॉल्व किया 42 और 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दोगुना अच्छा कर्मकार है और दोनों साथ में 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसे बताते हैं। ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है, अगर ए दुगना अच्छा मतलब 2x, दुगना अच्छा काम कर रहा है, और दोनों साथ में कितना 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, तो ये हो गया 1/18, x कॉमन 2 प्लस 1 3x डिवाइडेड बाय 18, 1/18, 18 तियां 54, तो 54 ये आया। अब ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेले करेगा, अब 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ए अकेले कितने दिन में करेगा 27
दिन में, तो इसका ऑप्शन आंसर है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है, तो कितना है? 7:8 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो 400 किलोमीटर बटे 4, 4 से कैंसिल किया, 100 किलोमीटर पर आवर। यह आया। पहली ट्रेन की चाल की गति क्या हो गई, यह पूछा गया था। अब देखते हैं इन्होंने, अब 100 किलोमीटर आया, 7/8 का अनुपात है, तो 7/8 कैंसिल करते हैं, 700 को 700 डिवाइडेड बाय 8, तो 8×8 = 64, 60 बन गया, 8×7 = 56, 4.0, 8×5 = 40, तो 87.5 में पहली ट्रेन की गति होगी, तो इसका आंसर डी है। ये हो गए हैं हमारे 131 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, पुस्तिकाओं को समान रूप में एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त में वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चों को मिली, बच्चों की संख्या का 1/8 भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। कुल कितनी पुस्तिकाओं का वितरण किया? अब बात करते हैं, दोबारा से पढ़ो। पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त में वितरित किया गया, तो माना बच्चों की कुल संख्या x मान लो, प्रत्येक बच्चे को मिली, जो प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग, मतलब बच्चों की संख्या का मतलब x/8 का भाग क्या है? 1/8वां भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए, तो अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिका मिलेगी, तो 16 पुस्तिका मिलेगी। x से x कैंसिल, 2 चौक 8, x बराबर 16 चौक 64। कुल पुस्तिकाओं की संख्या क्या है? तो 64 x/8 में रख देते हैं, 64/8, 8×8 = 64, गुणा करेंगे तो 512 पुस्तिकाएं। समझ में आया? चलो इसमें चलते हैं, इसके नोट में। माना बच्चों की कुल संख्या x है, एक बच्चे को मिली पुस्तिका की संख्या x/8। पुस्तिकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो x × x/8, x²/8। अब क्वेश्चन में बोला था कि बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दें, तो बच्चों की संख्या को आधा कर दें तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिलेंगी। तो इस अनुसार हमने सॉल्व कर दिया है। आगे क्वेश्चन है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? तो कितना पानी मिलाना होगा? तो इसका आंसर चेक करते हैं, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात की बात कर रहे हैं हम। तो 60 लीटर में 2:1, 2:1 मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। दूध की मात्रा निकालते हैं, दूध की मात्रा निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये क्या है? दूध है, दूध की मात्रा 2 है, 3 × 2 = 6 मतलब 40। ठीक है, आगे क्या है? मिश्रण पानी की मात्रा निकालते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 × 1 मतलब कितने हो जाएगी? 3 × 2 = 6, ये हो जाएगी 20 लीटर। तो समझ में आया कि जो पानी है, पानी और दूध की मात्रा समझ में आई, 40 और 20 है। अब इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाएं? तो पानी की बात हो रही है, कितना पानी? तो 20 + x डिवाइडेड बाय 1/2
देन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स इक्वल टू 80 एंड देन एक्स इक्वल टू 60। 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो 60 लीटर पानी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सड़क को 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने घंटे में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को पूरा करेंगे। अब बात करते हैं 39 व्यक्ति 12 दिन में। तो एक फॉर्मूला है M1 D1 H1। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 30 इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, अब कैंसिल करते रहो। तो 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 13 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन समसामयिकी से रिलेटेड है। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र के सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा जी किस राइफल से संबंधित थे? तो इसका आंसर है हमारा कुमाऊं रेजिमेंट से वो संबंधित थे। और इनकी बात कर लेते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट की ये 4थी बटालियन से थे और कमांडर थे। नवंबर में 1947 की बात है कि भारत पाक संघर्ष में अपनी वीरता से शत्रु के इन्होंने छक्के छुड़ा दिए, इसलिए इन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत प्राइज मिला था। परमवीर चक्र पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। और लोगों को भी मिला है, जैसे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? तो यह तो आपको पता होगा, 38वें पूछा है, तो ये 2018 में। और उत्तराखंड में ये कराए जाने का निर्णय लिया गया था। कोरोना के कारण इन खेलों के आयोजन को स्थगित भी कर दिया गया था और ये अब हुए हैं 2024 में। इसमें 2024 में इन खेलों के आयोजन की संभावना है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया है। कब किया गया? तो 1979 में किया गया था। और बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये 5 संस्थानों और 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रत्येक संस्थान को 3 लाख रुपए और प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट चलते हैं। उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया है वो SC/ST महिलाओं से संबंधित है, SC/ST एवं महिलाओं से। ठीक है, 6 जनवरी ये 2016 को स्टार्ट होती है। 6 जनवरी 2016 में ये स्टार्ट होती है। और इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान की जाएगी। है 140 क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो इसका आंसर है अहमदाबाद से मुंबई मार्ग में। 12 जनवरी 2016 को अहमदाबाद मुंबई उच्च गति रेल गलियारे के निर्माण हेतु नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इस परियोजना के लिए जापान की शिकानसेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो ये है सिक्किम। सिक्किम राज्य को 18 जनवरी 2016 को गंगटोक में सिक्किम जैविक उत्सव 2016 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। टिकाऊ खेती और किसान कल्याण पर आयोजित सम्मेलन के पूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। और आगे चलते हैं। एक सिक्किम तो आपको आंसर पता ही है, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मैककुलम ने बनाया 2016 में। तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखना। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत मार्च 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुई। और क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा सार्क विरासत का वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 143 क्वेश्चन। आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई क्योंकि उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए वो शपथ ग्रहण नहीं कर पाई। 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी सू की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में किस वायसराय के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की? तो किसने की है? जीका ने की है। जीका वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की। जीका विषाणु फ्लाविरिडिए विषाणु परिवार से है, जो दिन के समय सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 और मार्च 2016 में आईएस के आतंकी हमलों के शिकार हुए? तो कौन से हुए थे? ये हुए थे पेरिस और ब्रुसेल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 में चलते हैं। 147, कौन से शहर क्रमशः 2016 और 20 में ओलंपिक खेलों में मेजबान है? तो ये है रियो डी जेनेरियो और टोक्यो। 2020 और 2016 आगामी ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में फ्रांस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हमारे अशोक मित्रा जी हैं, उनके द्वारा ये किया गया। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इसका आंसर सही है। और अशोक मित्रा ने इसका वर्गीकरण किया था। प्रक्रियात्मक आधार पर नगरों के विभाजन की 5 अवस्थाएं हैं: औद्योगिक, धार्मिक, प्रशासनिक, गैरिस नगर और नगरपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो उस टाइम पे इसका स्थान 130 था, 2022 में 132वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 150 नंबर का है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये है हमारा हैदराबाद में स्थित, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। 150 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।